प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज समावेशी विद्यालय के निर्माण विषय की कक्षा में एक बार पुनः आपका स्वागत। बात कर रहे थे हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन की, एकीकृत शिक्षा की। कल हमने एकीकृत शिक्षा का अर्थ एवं एकीकृत शिक्षा की विशेषताएं देखी, लेकिन आज हम पढ़ेंगे एकीकृत शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। क्योंकि कोई भी कार्य किसी न किसी उद्देश्य से जुड़ा होता है। बिना उद्देश्य के हम किसी कार्य को सही नहीं मानते। इसीलिए एकीकृत शिक्षा के उद्देश्यों की यदि हम बात करें तो ये एकीकृत शिक्षा भी किसी न किसी उद्देश्य को लेकर शुरू की गई और इसको दिया जाने लगा। क्योंकि इस एकीकृत शिक्षा में आपने कल देखा कि इसको एक ही जगह पर छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। उनमें सामान्य और विकलांग या हम उनको कहें असमर्थी एवं सामान्य बालकों को एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाती है। लेकिन अंतर क्या होता है, क्योंकि इनके लिए वहाँ अलग कक्ष की व्यवस्था होती है और सामान्य बालकों के लिए अलग कक्ष की व्यवस्था होती है। इसीलिए होती एक ही जगह पे है। लेकिन ये क्यों शुरू की गई, इसको हम क्यों पढ़ाना चाहते हैं, इसके पीछे क्या कुछ उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को हम पढ़ेंगे और वो कहलाएंगे आपके एकीकृत शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। पहला उद्देश्य यदि हम देखें तो यह है कि विशिष्ट एवं सामान्य बालकों हेतु समान अवसर एवं शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराना। किनको उपलब्ध कराना? विशिष्ट एवं सामान्य बालकों हेतु समान अवसर एवं शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराना। क्योंकि कल आपने पढ़ा था ये बात कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये बात कही गई थी कि शिक्षा में समानता के अवसर। शिक्षा में समानता के अवसरों की यदि हम बात करें तो वास्तविकता में विशिष्ट बालक और सामान्य बालक इन दोनों हेतु समान अवसर, कहने का मतलब शिक्षा के क्षेत्र की शैक्षिक सुविधाएं, चाहे वो सुविधा किसी भी तरीके से हो, किसी भी को करिकुलम एक्टिविटीज के माध्यम से हो, हमें उनके वैसे बालकों के लिए, चाहे वो सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो, ये शिक्षा उनको समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराती है। समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराती है। इसीलिए इसके एक उद्देश्य ये पूरा हुआ कि हम ऐसे बालकों को क्या कर रहे हैं, शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। क्योंकि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी ये कहती है कि हमें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। तो एक उद्देश्य ये होगा। दूसरा है विशिष्ट एवं सामान्य बालकों को सामाजिक परिवेश उपलब्ध कराना। कल मैंने बात की थी कि मनोवैज्ञानिक विशिष्ट विद्यालयों को अच्छा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वहां पर सिर्फ एक तरीके की ही, एक विशिष्ट बालक ही प्रवेश लेते हैं और विशिष्ट बालकों को जानने के लिए, दूसरे बालकों का अनुकरण करने के लिए, दूसरे बालकों से मित्रता करने के लिए, दूसरे बालकों से प्रेम व्यवहार करने के लिए, दूसरे बालकों से नई शिक्षा प्राप्त करने के लिए वहां वो अवसर प्राप्त नहीं होते। कहने का मतलब यदि सामाजिक परिवेश उपलब्ध कराना है तो उनको एकीकृत शिक्षा को लागू करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों ही एक जगह पर रहते हैं, तो उनमें पारिवारिक एक प्रेम की भावना, परिवार की भावना, एक मित्रता की भावना उनके अंदर विकसित होती है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये बालक कुछ सामाजिक व्यवहार को, कुछ सामाजिक तौर तरीकों को भी आपस में रह करके सीखेंगे। इसीलिए ऐसी जगह पर एक सामाजिक परिवेश उपलब्ध करा दिया जाता है। इसलिए दूसरा उद्देश्य छात्रों क्या हुआ कि विशिष्ट एवं सामान्य बालकों को सामाजिक परिवेश उपलब्ध कराना। ठीक है। तीसरा उद्देश्य की यदि हम बात करें तो तीसरे उद्देश्य में क्या है
कि विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों के लिए जीवन के अनुभवों को प्रदान करने का एक प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराना होता है। प्राकृतिक वातावरण क्या है कि बालक, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों एक जगह ही रहते हैं। प्राकृतिक रूप से उनके अंदर जो भावनाएं विकसित होती हैं उनको वो सामान्य बच्चों से शेयर करते हैं, और सामान्य बच्चों के अंदर जो भावनाएं विकसित होती हैं, जो विचार उनके अंदर आते हैं, वो विशिष्ट बालकों से शेयर करते हैं। इसीलिए ऐसे बच्चों के लिए, दोनों प्रकार के बच्चों के लिए उनके जीवनों का जो अनुभव है, अनुभव अपने आप में एक स्वयं अनुभव की हुई चीज होती है, उसके आधार पर यदि हम देखें तो दोनों के लिए जीवन के अनुभवों को प्रदान करने का एक प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराती है। क्योंकि एकीकृत शिक्षा के माध्यम से दोनों प्रकार के बालक एक जगह ही उपलब्ध होते हैं, तो उनमें प्राकृतिक रूप से होने वाली इंटरेक्शन की जो क्रियाएं हैं वो एक जगह पर अपनी भावनाओं को, अपनी बात को एक दूसरे से शेयर करते हुए उनके एक प्राकृतिक तरीके से उनका एक विकास होता है। अगर चौथे उद्देश्य की हम बात करें तो एकीकृत शिक्षा में सभी छात्रों को सभी क्षेत्रों में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। मतलब सभी छात्रों को सभी क्षेत्रों में अवसर, भाग लेने की अवसर प्रदान करती है। क्योंकि एकीकृत शिक्षा है, सामान्य बालक भी हैं और विशिष्ट बालक भी हैं, तो सभी छात्र, चाहे वो सामान्य बालक हो चाहे विशिष्ट बालक हो, और सभी क्षेत्रों में, कैसे क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में भाग लेने के अवसर प्रदान होते हैं। क्योंकि जो भी क्षेत्र, चाहे वो खेल का हो, संगीत का हो, अंताक्षरी का हो, आपकी बाल सभाओं का हो, किसी भी क्षेत्र में यदि जिस विद्यालय में वो अध्ययन कर रहे हैं वहाँ पर जो भी छात्र हैं और जो भी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जो बालक हैं वो अपने आप को अच्छी प्रकार से अवसर प्रदान होते हैं और वो उनमें अच्छी प्रकार से अपने आप को भाग लेते हुए एक अच्छे बालक अपनी पहचान बनाते हैं। पांचवें उद्देश्य की यदि हम बात करें तो एकीकृत शिक्षा में सामान्य बालकों के सहयोग से विकलांग बालकों को अधिगम कराने में सहयोग प्रदान करना। क्योंकि एकीकृत शिक्षा में आपने ये देखा कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों ही एक जगह रहते हैं, तो सामान्य बालक, क्योंकि विकलांग बालक या अक्षम बालक कुछ अपने आप में कमजोर होते हैं, उन बालकों को सामान्य बालक उनकी अधिगम में और शिक्षा प्राप्त करने में क्या प्रदान कर रहे हैं, सहयोग, है ना। आप देख रहे हैं कि एकीकृत शिक्षा में सामान्य बालकों के सहयोग से विकलांग बालकों को अधिगम कराने में क्या मिलता है, सहयोग प्राप्त होता है। क्योंकि जो कठिनाइयां अक्षम बालकों को आती हैं उनको सामान्य बालक उनका सहयोग करते हुए दूर कर देते हैं और वो अपने आप को एक अच्छा महसूस करते हैं और उसको सीख जाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यदि हम वास्तविकता में देखें कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एकीकृत शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, तो इन 4-5 उद्देश्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बालकों के विकास के लिए एकीकृत शिक्षा जरूरी है। एकीकृत शिक्षा के आधार पर हम उसको सामाजिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, एक अच्छा स्नेहपूर्ण वातावरण प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि आपने उद्देश्य देखे, यदि इन उद्देश्यों के आधार पर ही यदि एकीकृत शिक्षा का महत्व देखा जाए कि इसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, इस इम्पोर्टेंस की यदि हम बात करें कि वास्तविकता में ये एकीकृत शिक्षा छात्रों के लिए कुछ महत्व रखती है या नहीं रखती, तो इस बात को यदि हम देखें तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन, यदि एकीकृत शिक्षा के महत्व की बात करें तो इसका महत्व भी है। क्योंकि उद्देश्यों में आपने ये चीज देखी कि जब हम किसी चीज का उद्देश्य निर्धारण कर रहे हैं, किसी चीज के उद्देश्य निर्धारित हैं, तो वो उद्देश्य यदि प्राप्त हो जाते हैं तो वो कोई भी कार्य महत्वपूर्ण बन जाता है। तो महत्व क्या होंगे एकीकृत शिक्षा के, तो पहला महत्व की यदि हम बात करें तो ये असमर्थी बालकों के मध्य भेद न करके उनके संपूर्ण विकास में सहायता करती है। क्या करती है छात्रों, असमर्थी बालकों के मध्य क्या नहीं करती है, भेदभाव न करके उनके संपूर्ण विकास में सहायता प्रदान करती है।
संपूर्ण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे करती है, क्योंकि सामान्य बालक भी यहाँ हैं और विशिष्ट बालक भी यहाँ हैं, तो उनमें भेदभाव नहीं करते हैं। न तो सामान्य बालक विशिष्ट बालकों से भेदभाव करते हैं, न विशिष्ट बालक विशिष्ट बालक से भेदभाव करते हैं, न सामान्य बालक सामान्य बालक से भेदभाव करते हैं, न ही अध्यापक छात्रों से कोई भेदभाव करता है। तो बिना भेदभाव के, कहने का मतलब इन असमर्थी बालकों के मध्य कोई भेदभाव न करते हुए इनके संपूर्ण विकास की सहायता करती है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। दूसरे महत्व की यदि बात करें तो यह छात्रों के मध्य हीन भावना को क्या करती है, समाप्त करती है। हमने पहले भी ये चीज देखी थी कि असमर्थी बालकों के अंदर एक हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। क्यों हो जाती है? मनोवैज्ञानिक भी इस चीज को कहते हैं कि असमर्थी बालक यदि असमर्थी विद्यालयों में, विशेष विद्यालयों में यदि प्रवेश पाते हैं और वो वही शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो ऐसे बालक अपने आप को हीन समझते हैं। और एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों एक ही जगह पर शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसीलिए उनके मध्य क्या, हीन भावना समाप्त हो जाती है, क्योंकि सामान्य बालक भी उनके साथ प्रेम से रह रहे हैं और विशिष्ट बालक भी उनके साथ प्रेम से रह रहे हैं। और उनकी समस्याओं का, जो भी समस्या उनके सामने आती है उसका तुरंत वो मिलकर के समाधान कर लेते हैं, इसीलिए उनके अंदर कोई हीन भावना पैदा नहीं होती। तीसरे महत्व की यदि बात करें तो यह असमर्थी बालकों को सामान्य छात्रों के साथ प्रबोध एवं अध्ययन के अवसर प्रदान करती है। सीधी सी बात है, किस किस के अवसर प्रदान कर रही है? आमोद प्रमोद एवं अध्ययन। अध्ययन का मतलब आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आप अच्छी प्रकार से पढ़ रहे हैं, आप अपना होमवर्क कर रहे हैं, होमवर्क में आपकी कोई समस्या है तो वह छात्र और सामान्य छात्र और अध्यापक मौजूद हैं, वो आपकी सहयोग कर रहे हैं। तो आपको जब मन हुआ तो आप आपस में आमोद प्रमोद भी कर रहे हैं, और जब अध्ययन का, शिक्षा प्राप्त करने का समय हुआ तो आप उस समय पर क्या कर रहे हैं, अध्ययन के अवसर भी प्रदान हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि यह शिक्षा असमर्थी बालकों को सामान्य छात्रों के साथ आमोद प्रमोद एवं अध्ययन के अवसर प्रदान करती है। चौथे महत्व की यदि हम बात करें तो यह सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। सामाजिक एकीकरण क्या होता है? सामाजिक एकीकरण का मतलब है कि हम समाज के रूप में एक रह करके, समाज के नियमों को एक समझ करके, समाज की व्यवस्था को समझ करके हम उस जगह पर सामाजिक तरीके से, प्रेम से, सामाजिक तरीके से, भाई के मित्रता के साथ, सामाजिक व्यवहार के साथ, सामाजिक परिवेश के साथ, एक पारिवारिक माहौल के साथ यदि हम रहते हैं तो वो सामाजिक एकीकरण को क्या है, सुनिश्चित करते हैं। पांचवें पॉइंट की यदि हम बात करें तो एकीकृत शिक्षा सामान्य बालकों में विशिष्ट बालकों के प्रति प्रेम एवं स्नेह तथा आदर का भाव विकसित करती है। क्योंकि एकीकृत शिक्षा में आपने ये देखा कि सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों रहते हैं, तो सामान्य बालक और विशिष्ट बालक जब एक जगह पर रह करके अध्ययन करते हैं तो सामान्य बालकों में भी विशिष्ट बालकों के प्रति, किसके प्रति, सामान्य बालकों में भी विशिष्ट बालकों के प्रति क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेम, आदर और स्नेह का विकास हो जाता है। वो भी उनसे प्रेम करने लग जाते हैं, वो उनका आदर करने लग जाते हैं, वो उनका स्नेह करने लग जाते हैं, है ना। तो ऐसी यदि एकीकृत शिक्षा की बात करें तो इसके महत्व को ये बिंदु उजागर करता है कि वास्तविकता में ये सामान्य बालकों में विशिष्ट बालकों के प्रति प्रेम, आदर, स्नेह का क्या करती है, विकास करती है। छठवें महत्व की यदि बात करें तो इसमें क्या है, ये अल्पव्ययी है, क्योंकि एक ही जगह पर दोनों की शिक्षा पूर्ण हो जाती है, कम खर्चा है, इसीलिए इसको हम अल्पव्ययी कह रहे हैं। और अल्पव्ययी होने के लिए हम ये देखते हैं कि वास्तविकता में ये अल्पव्यय कम खर्चे में दोनों प्रकार के मतलब असमर्थी बालक और सामान्य बालक एक ही छत के नीचे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो जो खर्चा सामान्य बालकों के लिए होता है वही खर्चा अक्षम बालकों के लिए, असमर्थी बालकों के लिए होता है। इसीलिए ये कैसी है,
अल्पमेयी है। सातवें महत्व की यदि बात करें तो अक्षम एवं असमर्थी बालक सामान्य बालकों द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, मोटिवेट करने वाली बात है कि अक्षम एवं असमर्थी बालक किन बालकों के द्वारा? सामान्य बालकों के द्वारा क्या हो रहे हैं? मोटिवेट हो रहे हैं। मतलब उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनको उत्साहवर्धन किया जाता है, उनको ये कहा जाता है कि आप भी ये कर सकते हो, अरे कोशिश करो, आप आओ हमारे साथ, आओ चलो हमारे साथ, हम ये खेलेंगे, हम ये करेंगे। कहने का मतलब सामान्य बालक जब उनको बार बार पर प्रोत्साहित करेंगे तो वो उस कार्य को करने में आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए इन बिंदुओं को यदि हम देखें तो वास्तविकता में एकीकृत शिक्षा का महत्व हमें प्राप्त होता है कि हम ये मानते हैं एकीकृत शिक्षा सामान्य बालकों को और विशिष्ट बालकों को यदि एक साथ दी जाती है तो उनकी शिक्षा में, उनके संपूर्ण विकास में ये शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान करती है। इसीलिए वास्तविकता में ये शिक्षा, मनोवैज्ञानिक भी इसको मानते हैं कि ये शिक्षा हमारे जीवन में एक अच्छा महत्व रखती है। धन्यवाद।